देखिए स्टार्ट कर दे रहे हैं बिल्कुल प्रारंभ से। इकाई 1 है और अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है। मतलब चैप्टर ये बता देता है कि ये चाहे जितना भी पेज का अध्याय हो, हम इसमें पढ़ने वाला क्या है। क्या पढ़ने वाले हैं जी हम लोग इसमें? अर्थव्यवस्था। सबसे पहला टॉपिक होगा अर्थव्यवस्था है क्या। अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा। वे सभी प्रक्रियाएं जिससे हमें पैसे की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति। हमको गोबर भी बेच के अगर पैसा मिल जाए तो गोबर भी हमारे अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। गोबर भी बेच के, समझ रहे हैं? तो अर्थव्यवस्था का मतलब समझ गए। चाहे किसी भी चीज को बेचने के बाद अगर पैसा प्राप्त हो रहा है तो वह अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। लड़का को बेच के पैसा मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन ये कानूनी अपराध है। हाँ, बेचा नहीं ना जा सकता है जी। बेचता कहां बेचता है? किडनैप करके। वही ना, क्या बोले कि अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन एक मिनट, लेकिन बेचना क्या है? अपराध है। भले वो बेच दे तो अलग बात है। लेकिन किसी भी चीज से अगर हमें मुद्रा प्राप्त होती है, कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ मौद्रिक मूल्य है। मौद्रिक मूल्य मतलब, मौद्रिक मतलब मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा, रुपया पैसा जो भी, ठीक है। अब मुद्रा का मतलब चाहे वो नोट हो, सिक्का हो, जो भी हो, मुद्रा है। तो किसी भी वस्तु का अगर मौद्रिक मूल्य है, मूल्य मतलब कीमत। जैसे हम दो चीजें लेते हैं, एक ये डस्टर है और एक ये मार्कर है। शायद इसका कोई कीमत दे भी दे तो ये तो पूरा गंदा हो गया है, इसको कौन लेगा हो? इसको तो ले जाने के ऑलरेडी इसमें 2-3 रुपए का सरफ लग जाएगा साफ करने में। सही बात है कि नहीं? तो इसका मौद्रिक मूल्य है कुछ? इसका मौद्रिक मूल्य नहीं है। लेकिन अगर होता, मान लीजिए कोई व्यक्ति इसको ले जाए, इसको साफ करे, इसको काट छांट करके कोई नया डिजाइन बना के महंगा वाला वस्तु बना दे, तो फिर इसका मौद्रिक मूल्य है। अब जैसे गाय का गोबर, उसका मौद्रिक मूल्य तो है, खाद के रूप में प्रयोग होता है। अब मनुष्य के शौच का क्या मौद्रिक मूल्य है? आदमी है, कहीं लेटरिंग कर दिया, उसका कोई मौद्रिक मूल्य है? कोई उठा के ले जाएगा? वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है? नहीं है ना। मनुष्य का मौद्रिक मूल्य है कि नहीं है? है। नहीं भी है किसका? जिसके पास कोई टैलेंट है। हम टीचर है, पढ़ा रहे हैं, तो हमारा मौद्रिक मूल्य है, हमें तो मूल्य मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? हम कुछ कमा रहे हैं कि नहीं? हम पढ़ के डॉक्टर बन गए, हमारी मूल्य है कि नहीं? हमारे टैलेंट का मूल्य है, और इसलिए हम भी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। अब हमें भिखारी, ना कुछ बनाते हैं, ना किसी चीज का उत्पादन करते हैं, ना सेवा करते हैं किसी का। अब हम आपका सेवा कर रहे हैं। जिसमें कोई वस्तु बनता नहीं है वो सेवा कहलाता है, याद रखिएगा। एक वस्तु का उत्पादन होता है और एक सेवा का उत्पादन होता है। वस्तु का उत्पादन कहने का मतलब कि उसमें कुछ बनेगा नहीं। डॉक्टर आता है, आपको ट्रीटमेंट करेगा, चेक करेगा, चलिए आपको ये चीज है। अब आप ये दवा खरीदे, वो क्या दिया आपको? कोई सामान बना के दिया? नहीं ना, इसलिए वो सेवा कर रहा है। ऑर्केस्ट्रा में आती है, सब नाच उच के चल जाती है। सब क्या बना के चल गई? सब वो नाच उच के चल गई तो उसके पास कुछ बना हुआ रहता है का? तो नाच के जाएगी तो हम जाके देखेंगे क्या बना है वहां पर नाचने के बाद। समझ रहे हैं? तो कुछ तो होगा नहीं। तो यही चीज है, ये है सेवा का उत्पादन। वस्तु का उत्पादन क्या होता है? कुछ बन जाए। जैसे एक बड़ी बनाने वाला दुकानदार पकौड़ी बना रहा है, कचरी बना रहा है, समोसा बना रहा है, मिठाइयां बना रहा है ना जी, ये वस्तु का उत्पादन कर रहा है। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था में वे सभी व्यवस्थाएं कि जिससे हमें अर्थ की प्राप्ति हो, पैसे की प्राप्ति हो, आय की प्राप्ति हो, वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। गोबर भी है लेकिन लेटरिंग नहीं है, मनुष्य का लेटरिंग नहीं है। हाँ, अगर आने वाले समय में वो भी अगर बेच के उससे कुछ मिलने लगा तो भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा। समझ गए? हमारा बाल है अर्थव्यवस्था का हिस्सा। अच्छा, बाल क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, हमारे शरीर का अपशिष्ट, बेकार पदार्थ। हमारे शरीर में जो भी
जो आपको सेल है, कोशिकाएं हैं, ये मर जाते हैं, तो फिर इन सब का, नाखून का, इसका, ये सब मरा हुआ है। इसे तुरिएगा तो इसको दर्द थोड़ी ना होगा। चिमटी काटिए तो दर्द होगा, कैंची से काट दीजिए दर्द होगा, उखाड़िएगा तो चमड़ा में दर्द होगा, क्योंकि चमड़ा में जीवित कोशिका है। समझ गए? समझ गए ना? तो ये सब अपशिष्ट है। ये आंख का कीचड़, नाक का पोटा, थूक, शौचालय, हाँ, ये सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। लेकिन इन हम क्या बोले कि अपशिष्ट पदार्थ भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हो सकता है, बशर्ते उसका कोई मौद्रिक मूल्य हो तब। बाल का है, बाल को बेचने के बदले में कुछ मिल जाता है, पोटा को बेच के क्या मिलेगा? कौन आपका पोटा खरीदने जाएगा? आने वाले समय में अगर इसका भी कोई अगर वैकल्पिक उपाय निकल जाए कि इससे भी कुछ बनाया जा सके, वस्तु बन सके, तो इसका भी मौद्रिक मूल्य मिलने लगेगा। लोग जानबूझ के क्या करेंगे? जूता में पानी रख के अपने आप को सर्दी पकड़वाएंगे, हाँ, अकल से छींक छींक के रखेंगे, छिड़क छिड़क के। लड़कियां सबको देख रहे हैं फसल, और लड़का सबको तो तैयार वाला से सब लगे प्रोडक्ट भाई ना जी। आगे देखिएगा, लवकुशवा तो कंपनी खोल देगा। देखिएगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, अब देखिए, हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था के अब हम थोड़ा इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को कब से कहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था कब से प्रारंभ हुआ है? आजादी के समय से नहीं, उससे पहले भी तो। हकीकत यह है कि आजादी से पहले अंग्रेज आया तो लूट लाट के ले गया, विदेशी आक्रांता आया लूट लाट के ले गया। आज से बेहतर पहले का स्थिति था। सोना का चिड़िया ना भारत था, इसका अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा था। अब सोचिए, भौगोलिक खोज हुआ था, तो भौगोलिक खोज में सबसे पहले समुद्री मार्ग से किस देश के लिए रास्ता खोजना प्रारंभ किया गया? भारतीय के लिए। किसी दूसरे देश के लिए कहा नहीं खोजना चालू किया, सब यूरोपीय वाला सब, क्योंकि भारत में था कुछ। समझ गए? तो भारत का सड़क, भारत का कृषि, भारत की आर्थिक ढांचा, ये सब कुछ पहले के स्थिति में बहुत अच्छे थे। मध्यकाल में जो कि है, क्या हो गए? धीरे धीरे जर्जर स्थिति में आ गया, आक्रांता सब लूट लूट के ले गया सब। तो कुल मिला के हमको आजादी कब मिलती है? 1947 में। और उससे पहले तक भारत को बस चूसा जा रहा था, शोषण हो रहा था, शोषण हो रहा था। अब यहां पर एक चीज आएगा, अंग्रेज जो है लगभग भारत को कितने वर्षों तक गुलाम बना के रखे थे? लगभग 200 सालों तक, लगभग 200 सालों तक। सालों मतलब गाड़ी मत समझिएगा, वर्षों तक, समझ गए ना? इन्हें की सालों तक। 200 वर्षों तक क्या होता है जी? अंग्रेजी शासन का गुलाम था। अब यहां पर दो चीजें आता है, एक उपनिवेश आता है, एक एक पॉइंट कंप्लीट करते चलेंगे, चिंता मत कीजिए। और एक होता है उपनिवेशक, एक होता है निवासी, और एक होता है उपनिवासी। आज के बाद से उपनिवेश शब्द कभी आप लोग को दुख नहीं देगा। निवासी उसको कहते हैं जो अपने जमीन पर रह रहा है, अपने घर में रह रहा है। अब हमारे घर में कोई आके कुछ दिन के लिए रह जाए, अब चाहे हमारा मन से रहे, अब चाहे हमको मार पीट के रह रहा है, अब बोलबे तो बड़ा मार मारम तोरा के, साचो में बोली तुम्हारे को थूरे लागो, हम का कर मजबूर हो जाए अकेला करके रह यार। लेकिन स्थिति हम खोजत रहे, जी सही मिली घोप घाप के ध्यान कर दो ना जी, समझ गए ना? हाँ, तो वो कहाएगा उपनिवासी, क्योंकि उसके बाबूजी का घर थोड़ी ना है, घर तो हमारे बाबूजी का है। लेकिन वो आगे जबरदस्ती रह रहा है या फिर मन से रह रहा है, जैसे भी रह रहा है। और मन से भी रहे तो उसका थोड़ी ना कहा जाएगा, आज जबरदस्ती भी रहे तो उसका थोड़ी ना कहा जाएगा। आज मान लीजिए कि आपका पट्टेदार है, आपका खेत जोत रहे हैं, अब छोटे छोटे बच्चा है आपका, तो आज आप कुछ नहीं बोल रहे हैं कि भैया कहीं हमको हमारा पट्टेदार मार के माथा फाड़ दिया तो हमारे बच्चे का क्या होगा। लेकिन जिस दिन आपका बाल बच्चा जवान होगा तो लोग उड़ा दे, लोग तो मार के छीन लेगा। तो चाहे आप किसी भी तरीका से किसी दूसरे के क्षेत्र पर रहिए तो आप उपनिवासी ही कहलाएंगे, निवासी नहीं कह जाएंगे। इसी से संबंधित है, निवासी से ही संबंधित है। उपनिवासी अर्थात आप वहां के नहीं है, इसी से बना है उपनिवेश और उपनिवेशक। उपनिवास और उपनिवासक थोड़ा सा का अंतर है। उपनिवेश कहने का मतलब है जब लाइट ज्यादा हो जाए तो बंद कर दीजिए, ऊपर वाला, नीचे वाला क्या लगी, हवा लग रहा है भाई,
हौवे ना भाग गल ओकरे घींच ना लीजिए। एक काम कीजिए ना, वहां पर एक रस्सी है, रस्सी ज्यादा ना, एक बीता छोड़ के खुला बांध दीजिए, भगबे ना करेगा। काहे भागेगा? तब अंशु जी जय श्री राम। देखिए दोस्ती ऐसा होना चाहिए। अभी देखे कि सर नहीं आ सकते हैं, खुदे आ गए हैं, समझ रहे हैं? इसको कहा जाता है फ्रेंडशिप। अब 2 बार 3 बार कॉल किया, सर ना आइएगा, अच्छा आओ तो सर तनी क्लास में। अरे चलिए कोई बात नहीं, कि आप क्लास करा रहे तो काहे डिस्टर्ब होइएगा, हम ही पहुंच जा रहे हैं। इसीलिए तो इनका नाम है अंशु। अंशु का मतलब क्या होता है? लड़की का नाम। इनमें नारीत्व भी है, ममत्व भी है, सब है। वात्सल्य नहीं है, मत सोचिएगा। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? वात्सल्य का मतलब होता है एक बच्चा के प्रति जो माँ की भावना होती है, जो प्रेम होती है। वो तो माँ बनेंगे नहीं इसलिए वात्सल्य का भाव इनमें नहीं आ सकता है। बाकी कह सकते हैं कि ममत्व का भाव, भाईचारा का, दोस्ती का सब है का। अब देखिए तो वो है, थोड़ा बहुत हो ही जाएगा। बाप में भी तो एक माँ का गुण हो ही जाता है जब वो बाप बन जाते हैं। हमारे शादी ब्याह ना हुआ, लेकिन उनका तो कहा, वो तो मालूम है ना आप लोग को। छठियार मिलने वाला बड़ा जल्दी गुड न्यूज हम दे दिए आप लोग को। बताइए तो अंशु जी को आ रहे लीजिए ना, सरे बता दिए। देखिएगा तो वही है उपनिवेश, मतलब ये आपका निवास नहीं है, आप यहाँ के निवासी नहीं है। तो अब यहां पर ध्यान समझिए, यहां पर 2 चीजें आता है। एक आता है अंग्रेज, और ये कहां कहते हैं? इंग्लैंड कहते हैं। इनको हम यूके लिख दे रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम, वही है ना। और एक ले लेते हैं इंडिया। अभी दोनों में से यूके उपनिवेश है कि उपनिवेशक है, इंडिया उपनिवेश है कि उपनिवेशक है? देखिए यहां पर एक उपनिवेश ये भी है, उपनिवेश ये भी है। इसमें एक का मतलब वाला, धावक, दौड़ने वाला, दर्शक, दर्शन माने देखना, लेकिन दर्शन में क लगा दीजिए, दर्शक देखने वाला, ठीक है। पावक, पाने वाला। अब पावक माने एक दूसरा शब्द भी तो हो गया, ठीक है। उसी प्रकार पाठक, पढ़ने वाले, पढ़ने वाला हो गया। तो उपनिवेशक का, उपनिवेश स्थापित करने वाला। अब उपनिवास का है जो हमारा घर नहीं है, किसी दूसरे घर में जाकर ढुक गए। तो उपनिवेश कौन है? भारत है। भारत अंग्रेजों का उपनिवेश है। अंग्रेज के लिए भारत अपना घर थोड़ी ना है, भारत उसका उपनिवास है। तो उपनिवेश कौन है? भारत को कहा जाएगा। उपनिवेशक वाला, ये उपनिवेश बनाया कौन? अंग्रेज बनाया। इसलिए जो इंग्लैंड है वो भारत का उपनिवेशक था, और उपनिवेश स्वयं कौन था? भारत था। तो ये दोनों में अर्थ समझ गए। वही उपनिवेश में निवास है, निवासी है, उपनिवासी, समझ गए। किसी को कोई कष्ट, कोई समस्या, तो भारत लगभग अंग्रेजों का कितने सालों तक गुलाम रहा है? 200 वर्षों तक। 200 वर्षों तक अंग्रेज का किया है? भारतीय संपदा का दोहन किया है और शोषण किया है, और यहाँ के लोगों का दमन किया है। दोनों में हम अंतर बताएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। अंग्रेजी शासन ने सोने की चिड़िया का भरपूर शोषण किया और जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नगण्य रही। उस समय तक या तो गति मंद रही या फिर लगभग ना के बराबर रही। आर्थिक गति वृद्धि कर ही नहीं रहा था, रुका हुआ था। कब? ये 200 सालों तक। उससे पहले भारत एक सुदृढ़ अवस्था में था, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आता है, आ जाइए अर्थव्यवस्था का परिचय। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक उपनिवेश, उपनिवेश मतलब कॉलोनी। अब बंगाली कॉलोनी आप लोग सुने होइएगा, इसका मतलब ये हुआ कि बंगाली के लिए वो क्षेत्र क्या है? कॉलोनी है, उपनिवेश है, उसका अपना नहीं है, सरकार उसको रहने के लिए दे दी है। हाँ, जिसे भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो उस समय वहां से बहुत सारे लोग भाग के भारत आए थे। बाद में श्रीलंका, बांग्लादेश से भी कुछ लोग भाग के आए थे, ठीक है, बांग्लादेशी लोग। तो इन लोगों को सरकार ने शरण दिया, तो क्या किया? सरकार का जमीन जहां पर था गरमजरुआ, या फिर किसी को खरीद के उसको पैसा देके और उसके भूमि को दे दिया, किसको? इन लोगों को रहने के लिए। तो क्या इन लोगों का वो जमीन है? तो ये लोग क्या कहे जाएंगे? यहाँ के कॉलोनी कहाएंगे। क्या कहेंगे? कॉलोनी कहेंगे। वो क्षेत्र, जो क्षेत्र है ना, वो कॉलोनी है।
यानी वो क्षेत्र उनका नहीं है। जैसे भारत एक उपनिवेश था, उसी प्रकार अगर धर्मुहा में क्या है, बंगाली लोग हैं, तो धर्मुहा क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा, कॉलोनी कहलाएगा। होता है कि ना धर्मुहा कॉलोनी। अब धर्मुहा में पूरा क्षेत्र है, लेकिन उसी में कुछ क्षेत्र जहां पर वे लोग रहा करते हैं, उस क्षेत्र को कॉलोनी कह देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ये समझ गए। चलिए, इनका एक ही नीति था, फूट डालो और शासन करो। एक एक पॉइंट सबसे आएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट होता चलेगा। चलिए, उसने इसी नीति को अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। क्या किया, भारत को अपना दास बनाकर रखा। ज्यादा बड़ा हो गया कि ना। चलिए आगे। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद, कब, ब्रिटिश शासन के पूर्व, जब अंग्रेज आया था उससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि पर आधारित थी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना, देखिए यातायात तो समझ रहे हैं, आने जाने का साधन, उद्योग भी समझ रहे हैं, व्यापार भी समझ रहे हैं, लेकिन आधारभूत संरचना क्या है, तो आधारभूत संरचना वो चीज है जिससे वो देश मुख्य रूप से आगे बढ़ता है। मतलब हमारी मुख्य रूप से जो हमारी जरूरत है वो आधारभूत संरचना है। जैसे हमको बनाना है क्या चीज, नट बोल्ट बनाना है। नट बोल्ट बनाना है, कसना नहीं है, नट बोल्ट बनाना है। वो किससे बनेगा, हाथ से, मशीन से। हाँ, बाकी मशीन बनाएगा, लेकिन उसमें लगेगा बहुत सारा चीज, कुछ कच्चा उच्चा माल वाल भी लगेगा कि नहीं। मुख्य कौन है, किसके बिना संभव नहीं है, मशीन के बिना। मशीन क्या हो गया, आधारभूत संरचना हुआ। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, संरचना मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। जैसे एक पौधा है, पौधा किस किस चीज से मिलकर बनता है, पत्ती चाहिए, तना चाहिए, जड़ चाहिए, सब चाहिए ना, तो ये उसके संरचनाएं हैं। अब उसमें मूल संरचना कौन है, बीज। बिना बीज के पौधे ना बनेगा, तो ये आधारभूत हो गया। अब जैसे एक देश के लिए आधारभूत संसाधन की बात करें, तो आधारभूत संसाधन कौन कौन हो जाएगा, क्या चीज है जिसके बिना एक देश समाप्त हो जाएगा, शिक्षा। शिक्षा के बिना देश के लोग बर्बाद हो जाएंगे, तरक्की कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य, लोग मर जाएंगे ना, इलाज ही ना हो तो मर ना जाएगा। शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, और किस चीज को आप जरूरी मानते हैं, कृषि। कृषि को मान सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन। ठीक है। और पहले के लोग इसको 3 हिस्सा में बांटते थे। उनका मुख्य हिस्सा वो किसको मानते थे, रोटी, कपड़ा और मकान। हमको रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और रहने के लिए एक मकान, जिंदगी कट जाएगा। इसीलिए उनका जीवन बड़ा सीमित होता था, खुश रहते थे उतना ही में, उतना ही में ना। आज देख रहे हैं ना, 2 करोड़ का टिकट लेकर टाइटन में जाकर डूब जा रहा है लोग, हैं, जा रहे हैं हम फोटो सेल्फी लेने, और वो कहाँ टाइटैनिक ही, कहाँ टाइटन। बोला कि हम तेरा टाइटन, तू मेरी टाइटैनिक। अब उसमें जो बैठे 5 लोग होंगे वो क्या बोलेंगे, अब ना आएंगे, ना 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 समझ गए ना। अब जैसे ही टाइटैनिक के पास टाइटन गया होगा, टाइटैनिक का बोले, अरे बाप रे बाप, बड़ा दिन के बाद आई है यार, आ जाओ आ जाओ, हग करते हैं। और उसमें बैठे लोग कहेंगे, अरे बाप रे ले गए, समझ है। तो कहा बोला, मैं तेरा टाइटैनिक और तू मेरी टाइटन। और उसमें लोग ना 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 ना, मत जो, लेकिन चला गया। खैर, जो भी हो, बड़ा दुख की बात है। इससे सीखना यह भी चाहिए कि मन के गति पर मत चलिए। एक गाना भी था भारत में, बॉलीवुड में एक गाना था, मन के क्या था, मतलब मन के पथ पे मत चलियो, ये जीते जी मरवा देगा। वही चीज है, उन लोगों के पास किस चीज का अभाव था, मन पर जो चलेगा वो जीते जी मर जाएगा। आगे आते हैं, यहां पर एक पॉइंट आता है, तुलना में अच्छी तो थी स्थिति पहले, लेकिन शोषण एवं दमनकारी क्या है यहां पर, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में हमारी स्थिति अच्छी थी। अन्य देशों की तुलना में हमारी स्थिति अच्छी थी, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण, ये दोनों नीति कौन लेके आता है, शोषण और दमनकारी, अंग्रेज।
इसके कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। अब यहां पर 2 पॉइंट आ रहा है, शोषण और दमनकारी। दोनों में अंतर क्या है? शोषण किया जाता है वस्तु का या फिर हमारे अधिकारों का। शोषण किसका? हमारे अधिकारों का होगा। हमारा अधिकार है कि भैया हम अगर किसी चीज को बना रहे हैं तो हमें भी उसको खाने का अधिकार है। लेकिन अंग्रेज क्या करता था? हम ही से नील उगवाता था, अब बिना पैसा दिए हुए ले जाता था। ये हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। अब दमनकारी का है। दमनकारी का मतलब कि हम उस पर अब आवाज उठाए, तो भैया फ्री में कैसे लेके चले गए? तो आया दाके उंगलियां तोड़ दिया। आप निकाले तो उंगली कैसे लेके जा सकता है यार, तुम आके उंगली तोड़ दे, अब आप बोलना बंद। तो मतलब जो विरोध कर रहा है उसको मार के, पीट के, कूच के, डरवा के, धमका के, जैसे भी हो उसको चुप करा देना दमन कहलाता है, उसका दमन कहलाता है। आप आवाज उठा रहे, हमको मार पीट के आपको बैठा दे, बट क्वेश्चन करता है बैठ जाओ, तो ये दमन कहलाएगा। क्या अंशु जी बुलाइए ना, बुला दीजिए। समझ गए? तो शोषण में या दमन में अंतर समझ गए? ये शोषण क्या है, दमन का है। और इसी नीति के कारण भारत की जो स्थिति जर्जर हो गई। एक तो शोषण करता था, हमारे ही क्षेत्र में हमारा ही मालिक बन के बैठना, हमारे ही वस्तु का इस्तेमाल करना, लेकिन उसमें से एक पॉइंट भी हमको ना देना। बोलिए ना। सुबह में 7 बजे। अंशु जी डिटेल्स ले लीजिएगा। तो ये दोनों चीज समझ गए, शोषण में और दमन में क्या अंतर है। शोषण मतलब पहले वो हमारे ही संसाधनों का इस्तेमाल करते गया और हमको मारता पीटता भी रहा, ये शोषण अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब हम बोलना प्रारंभ किए तो फिर हमें मारना पीटना भी चालू किया, ये दमन हुआ। ये क्या हुआ? दमन। तो दोनों में समझ गए अंतर। शोषण करना मतलब हमारे अधिकारों का हनन करना, और दमन करना मतलब जब हम आवाज उठाए तो उल्टा में हमें ही पीट पाट के बैठा दे, चुप करा दे, ये दमन हो गया। ठीक है? तो अंग्रेज दोनों काम करता था, हमारे घर से, हमारे छप्पर से खड़ भी नोचता था, अब बोलते थे तो लतियाता भी था। ठीक है? समझ गए ना? कुल मिला के ये दो चीजें थी, ये दोनों इसी के कंसेप्ट है। खड़ नोचना क्या है? शोषण करना है। अब बोलने पर लतिया देना क्या है? दमन है। दोनों में अंतर आप समझ गया? बड़ा सिंपल भाषा में समझ गए ना? आगे देखते हैं। तो कुल मिला के भारत में बहुत सारा अंधविश्वास, जातिपात और धर्म, बहुत सारा कुछ था। ये आप लोग अपना देख लीजिए, जो मेन चीज है हम उसको समझाते चल रहे हैं। ठीक है? हाँ, अब आते हैं यहाँ पर उपनिवेश कॉलोनी। क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, बीटीबीसी के पुस्तक में ही समस्या है कि वो क्लियर छापती ही नहीं है। तो एनसीईआरटी की किताब यही लीजिए ना, लगेगा कि फुल एचडी डीएसएलआर आ गया है। समझ गए? लेकिन इसमें यही समस्या है। जो भी हो बोल रहे हैं तो समझ लीजिए, जो अगर नहीं दिख रहा है तो ये उपनिवेश है। हम क्या बोले, चाहे जैसे भी हो हम आपके जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। अब आपके मन से करें, या तो आप अपना मन से हमको रखिए, या फिर आपको मार पीट के और हम आपके ऊपर अधिकार करेंगे। यही हुआ उपनिवेश। जब कोई देश किसी बड़े समृद्धशाली, अच्छा देखिए किताब में जो लिखा रहता है लाइन बाय लाइन नहीं रटना चाहिए, उसको समझिए और आप अपने तरीके से उसको उत्तर लिखिए। उस पर जो मार्क्स मिलेगा आपको रटने वाले पर नहीं मिलेगा। सीधे ऐसे लिखिएगा तो जो पढ़ा है वो नहीं समझ रहा है कि भाई ये तो किताब वाला है, हूँ बहू, छाप तो नहीं ना दिया है कहीं, फाड़ ओढ़ के लाया होगा पन्ना। समझ गए? जो भी हो, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, कोई देश किसी बड़का देश के, कोई बड़ा देश है और उसको अपने अंडर में कर ले, ठीक है, तो किसी समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है। अब जो समृद्धशाली जो हमारे से कमजोर है हमको कैसे गुलाम बना लेगा? वो बनाएगा नहीं ना। तो इसीलिए यहां पर समृद्धशाली शब्द का प्रयोग किया गया है कि जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली, हमसे ज्यादा समृद्धशाली है, उस देश के या उसके शासन के अंतर्गत हम रहने लगेंगे और उसके समस्त, किसके, ये जो देश है उसके समस्त आर्थिक और व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन, डायरेक्शन, निर्देशन मतलब डायरेक्शन एवं नियंत्रण, कंट्रोल कौन करे? शासक देश, जो शासन किया है। तो फिर वही देश, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश, यहां पर पॉइंट है, शासित देश और शासक देश। शासक माने वाला जो शासन कर रहा है, और शासित जिस पर
किया जा रहा है। दोनों में अंतर समझिए। अब शासक देश कौन? अंग्रेज, वही ना शासन किया था। शासित देश कौन? भारत, भारत पर ही ने किया था। अब समझ में आ गया। अब यहीं से बन सकता है शोषक, जो शोषण कर रहा है, शोषित, जिसका शोषण हो रहा है, पोषक, जो पोषण कर रहा है, बाप हो गए हमारे, हैं माने बाबूजी और पोषित, जिसका पोषण किया जा रहा है। शोषक जो कर रहा है, शोषित जिसका किया जा रहा है, शासित जिसका किया जा रहा है, शासक जो कर रहा है। समझ गए ना? किसी को दिक्कत? तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए। इसमें कोई समस्या, कोई दुविधा? बोलिए। उपनिवेशवाद में क्या अंतर है? चलिए, बहुत अच्छी को मतलब बात है ये। प्रश्न भी बड़ा झकास है, अब इसको झकासे कहेंगे। कहा कि प्रश्न पूछना अच्छी बात है, और जहां पर प्रश्न पूछने की आजादी नहीं, वहां पढ़ना भी नहीं चाहिए। देखिए, वाद का मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसे धर्म लगा दीजिए तो धर्मवाद, धर्म को हटा लीजिए और गांधी लगा दीजिए, गांधीवाद, गांधी हटा के राष्ट्र लगा दीजिए, राष्ट्रवाद। वाद एक विचारधारा है। गांधीवाद मतलब गांधी के विचारों पर चलना, राष्ट्रवाद राष्ट्र के विचारों से प्रेरित होना। हम ऐसे रास्ते को अपनाएं जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हेतु मार्ग प्रशस्त करे, खोले। यानी कि हमारा विचार एक राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जब होने लगे तो हम राष्ट्रवाद से प्रभावित हैं। जब हम गांधी जी के विचारों को मानने लगे, विचार मतलब विचारधारा, वाद मतलब क्या? विचार, विचारधारा, सोच। समझ गए? तो जब हम गांधी के विचारों को मानने लगे, गांधीवाद। हम जाति को मानने लगे, जातिवाद। जब जाति वाला वाद को यानी कि विचारधारा को इसमें हम लेके चले, उससे प्रभावित हो। नारीवाद, नारी वाला विचारधारा को लेके चले। नारीवाद बड़ा सुने होइएगा, पुरुषवाद कभी सुने हैं? नहीं। आजकल कलयुग में नारीवाद है। जहां देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटा ससुरा तो खाई में गिर रहा है। इस सब के चक्कर में पढ़ पढ़ के ससुरा कोनो मार देते ही बोमा में होड़ देते। लड़का सबका तो आजकल ही फ्यूचर हो गया है कि आज बउआ तू हंसता हुआ बेटा बड़ा, कल मिलबा बोमा में। समझ गए? वही चीज है। हम कहते हैं समाज में भैया दोनों के प्रति काम कीजिए। बेटा भी तो बिगड़ रहा है। लोग क्या कहते हैं? सरकार दो चीजें कंसेप्ट देती है। नारी प्रताड़ित की जाती है पुरुषों के द्वारा। पुरुष क्यों प्रताड़ना कर रहा है? क्योंकि पुरुषों के मन में गंदे विचार आ गए हैं। विचार जैसे भी हो तो उस विचार को भी तो बदलिए नहीं, कम से कम। अब अगर एक पुरुष सनक जाए तो लोग उसको मार देगा कि नहीं मार देगा? मार देगा ना। तो कुछ ऐसा वैक्सीन चलाइए ना सन के। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये चला रहे ना, बेटा को भी थोड़ा संस्कार दो, इसका वाला भी कोई एक लोगो चलाइए कि बेटा संस्कारी बन जाए, ताकि कोई उसको मार के बोमा में ना उड़े। अब आजकल देख रहे हैं, मार के खेत में फेंक दिया जा रहा है। पता चल रहा है, तू किसी को पता चल रहा है हमारे बहन से बतिया रहा था, ससुरे का मार के फेंक दिया गया। तो कुछ ऐसा कीजिए कि बतियाइबे ना करे, उसके प्रति भी कुछ कुछ चलाइए। जिसे होता है ना, एड्स के लिए एक चलता है नारा, एक दिन के मजा जीवन भर के सजा। तो उसी तरह से कुछ इसके लिए भी चला दो कि बाबू कुछ दिन के बाद, अब बाद में बनी दाद। दाद का होता है मतलब खजुआट। दलिन खजुआ में खूब मजा आई। जब खजुआ बुझाई के उड़ता नहीं, जा रहे हैं कहां? आसमान में, टाइटेनिक से ना ऊपर टाइटेनिक कंपनी है, हाँ एरोप्लेन भी बनाए तो उससे उड़ रहे हैं। अब जैसे ही छिला वाला जाता नहीं, हगुआवत बुझाई के कोनो लात मार के डाल दिला। तो सेम कैटेगरी यहां भी है नारीवाद वाला में। समझ गए ना? बड़ा लगेगा उड़ रहे हैं। अब बाद में जब पड़ी, हे भगवान बाप रे बचा लेने दादा को, छूलों पर परपराई हो रही है दादा। हाँ समझ गए ना? तो कुछ ऐसा भी भैया चलाइए हो। तो ये समझ गए उपनिवेश। उपनिवेश क्या है? जब किसी देश पर या फिर जब कोई देश
किसी बड़े समृद्धशाली देश के अंदर रहता है, अंडर में रहता है, या उसके शासन के अधीन रहता है, तो फिर शासित देश, शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। और शासक देश क्या कहलाएगा? शासित देश तो उपनिवेश कहलाया, शासक देश क्या कहलाएगा? उपनिवेशक कहलाएगा। उसने ही उपनिवेश स्थापित किया है। तो ये तो समझ गए। अब यहां पर है आर्थिक क्रियाएं। क्रिया मतलब काम, आर्थिक मतलब बोले है ना ऐसे संबंधित वे सभी काम जिससे हमको आय की प्राप्ति हो, आर्थिक क्रियाएं हैं। हम डांस कर रहे हैं, हमको पैसा मिलेगा, आर्थिक क्रिया है। अगर कोई थूकने पर भी पैसा दे दे तो थूकना भी आर्थिक क्रिया है। हम क्या बोले? वे सभी क्रिया है जिसको करने से हमें आय की प्राप्ति हो। समझ गए ना? कोई बोले कि मुड़ी हगुआ हो पैसा दे, तो मुड़ी हगुआना भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया हो जाएगी। तो आर्थिक क्रिया समझ गए ना? मतलब जिसको करने से हमें पैसा मिले। डॉक्टर आता है ना, सटाता है, अब बीपी बढ़ा है, पैसा मिल गया उसको, बोल दे बीपी बढ़ा है, उसको पैसा मिल गया। समझ गए? तो वो आर्थिक क्रिया हुआ। हम डांस कर रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है, आर्थिक क्रिया कर रहे हैं कि नहीं? शादी में जाकर परछावन में नाच रहे हैं, आर्थिक क्रिया है कि ना? नहीं है। वो नहीं के काय कि हमें कोई पैसा दे वाला। तो देखिए नाचना आर्थिक क्रिया है, लेकिन कब? जब पैसा मिले तब। तो वही चीज है कि काम करना आर्थिक क्रिया है कब? जब पैसा मिले तब। वही काम करने से पैसा ना मिले तो आर्थिक क्रिया नहीं है। हम हलवाई हैं, हमको किसी शादी में खाना बनाने के लिए मिल गया तो हमको पैसा मिलेगा, आर्थिक क्रिया है कि नहीं? एक महिला घर पर अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, आर्थिक क्रिया है कि नहीं? नहीं है, वो आर्थिक क्रिया है। पैसा मिली ओकरा, कुछ ना मिली। समझ गए? तो एक पुरुष बनाए तो आर्थिक क्रिया, महिला बनाए तो पारिवारिक क्रिया। समझ गए ना? आर्थिक क्रिया समझ गए? एक एक पॉइंट को हम ऐसे समझाएंगे सब क्लियर होते चलेगा, चिंता मत कीजिए। आर्थिक क्रिया कंप्लीट, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब अर्थव्यवस्था का एक ऐसा तंत्र या ढांचा या पद्धति या सिस्टम, जो मन करे कह दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे कि कृषि, खेती करते तो पैसा मिलता है कि नहीं? बेच कर मिलेगा ना जी। उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि, ये आर्थिक क्रियाएं एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का संपादन करती है। वस्तु और सेवा का उत्पादन हम समझा चुके हैं, समझाए ना? चलिए तो यही सब चीज है, आर्थिक क्रियाएं, ये सब समझ रहे हैं। भगाते हैं आगे की ओर। तो एक तरफ तो ये क्या कर रही है? हमारी आर्थिक क्रियाओं का संपादन कर रही है, वस्तुएं एवं सेवाओं का। दूसरी तरफ हमें रोजगार भी दे रही है। क्या कर रही है? रोजगार। तो इस प्रकार हम अर्थव्यवस्था दो प्रमुख काम को संपादित करती है। दूगो, पहला लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। हमें जरूरत है ना कमाने के लिए, तो हमारे उन सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगी। अब हमें कमाने में दूगो चीज होता है, हम कमाते तभी, हम वस्तु बना रहे हैं तो उससे दो चीज होगा, हमको पैसा मिलेगा। पैसा कौन देगा? जो खरीदेगा। तो जो खरीदा उसको क्या मिला? संतुष्टि। उसको मिला संतुष्टि। उसको था कि हमको एगो पुपुही बजाने वाला मशीन चाहिए, मेला से जाए तो पोए पोए करते जाए। समझ गए? हाँ, टाइटैनिक वाला को मिल गया है कि ना? खैर जो भी हो, तो इससे दो प्रकार की चीजें संपादित होती है। पहला, लोगों की आवश्यकता संतुष्ट हो जाता है, एक तरफ आवश्यकता संतुष्ट हो रहा है और दूसरे तरफ रोजगार का अवसर मिल रहा है, किसी को दिक्कत? अब यहां पर है अर्थव्यवस्था का परिभाषा अलग अलग। देखिए एगो दूगो अर्थशास्त्री नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग अपना अपने परिभाषा देता है, इसलिए आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हो जाए तो सब, नहीं तो छोड़ दीजिए, छोटा छोटा याद कर लीजिए। एगो ब्राउन के याद कर लीजिए। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। प्रणाली मतलब सिस्टम, पद्धति, ढांचा, खांचा जो भी है, ठीक है? तो अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका। आजीविका मतलब आय। आजीविका मतलब आय, जिंदा रहने के लिए जो हमको आय, आ से आय, जीविका मतलब जीवन, जीवन को चलाने के लिए जो आय चाहिए वो आजीविका कहलाती है। अर्जन मतलब कमाना, ठीक है ना? तो अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अब यहाँ पर पैसा कमाने ही कहा नहीं लिख दिया है कि पैसा कमाने की एक प्रणाली है। जरूरी नहीं कि हम काम करेंगे तो हमको पैसा ही मिलेगा। हम 6 महीने काम किए, कोई हमको एप्पल मोबाइल दे दिया, हो गया, हमारा मजदूरी वही है। कोई बोले कि चलो तुम रात भर काम कर दो हमारे यहाँ, हम तुमको 10,000 रुपया दे देंगे, रुपया दिया। कोई आके बोल दिया क्या हम तुमको रुपया नहीं, हमारे पास एक गाय है दे देंगे,
तो गाय ही हमारा क्या मजदूरी हो गया, इसीलिए वो हमारा आजीविका हुआ। अब हम गाय को बेचेंगे चाहे उससे दूध पिएंगे, दूध पिएंगे तो दूध पी रहे हैं, बेच देंगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आजीविका अर्जन लिखा गया है, ताकि उसमें कोई भी चीज आ जाएगा, किसी को दिक्कत तो ये थे ब्राउन, कौन थे ब्राउन। बाकी लोग का भी देखिएगा, कोई अच्छा लगे तो याद कर लीजिएगा। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, अब जैसे होता है ना, पेड़ किस किस से मिलकर बनता है, बीज, फिर उसके बाद उसका निकलेगा अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद उसमें से निकलेगा पत्ता, पत्ता के बाद निकलेगा दल, पहले तो दल, दल, दल के बाद पत्ता, पत्ता के बाद बहुत सारे टहनियां होनियां ये सब, फिर फूल फल, ये सब उसके क्या है संरचनाएं हैं, यानी कि उसके हिस्सा है। तो अर्थव्यवस्था का भी क्या क्या हिस्सा होता है, चलिए। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है उत्पादन क्षेत्र में इसके विभाजन, इसको बांट देना। हम क्या बोले, जैसे पौधे को ही बांट दिए हम, दाल, पत्ती, फूल, फल, उसी प्रकार इसको, ठीक है। तो बांट देना, तो कई भाग में बांट दिए हैं, 3 भाग में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक होगा किसान, इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। द्वितीयक हुआ उद्योग वगैरह, इसमें पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत जरूरी है, तो उद्योग चलिए हिसाबे उसाबे मार दिए हम सदा के, समझ गए ना। हाँ हाँ, तो बिजनेस आ जाला, अब कौन आ जाला, बिजनेस करना पढ़ा लिखा चाहिए कि ना, उतना ना, लेकिन फिर भी चाहिए, हिसाब उसाब जोड़ सकी, लाभ हानि निकाल सकी, हमें पूरा पढ़ाई चाहिए। ये सेवा क्षेत्र, हाँ पूरा पढ़ाई चाहिए, या तो पूरा चाहिए ना तो ना चाहिए। ऑर्केस्ट्रा वाले के कौन पढ़ाई चाहिए, ऑर्केस्ट्रा वाला भी तो सेवा दे रहा है, वो कौन उत्पादन कर रहा है वस्तु का, सेवा का ही ना उत्पादन कर रही है। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो हमको पढ़ा होना जरूरी है। अब हम पढ़वे ना, हम पढ़े हैं अदजल गगरिया पढ़ाई लड़का सबके होगी ना, तो हम मानी अदजल गगरी तो लड़का छलकल गगरी समझ गए, तो वही चीज है। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, और इसको उद्योग क्षेत्र कहते हैं। इसमें उद्योग ही आता है, इसमें सेवा आएगा, यानी कि इसमें वस्तु नहीं बनेगा, इसमें वस्तु बनेगा, और इसमें भी वस्तु बनता है, लेकिन इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी। खेती बाड़ी कीजिएगा, कृषि क्षेत्र है। कुल मिला के देखिए, यहीं पर हम एक बार में समझ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, आपको खेती करने के लिए पढ़ा लिखा जरूरी है, पशुपालन, मछली पोसे के बाद जरूरी बा, जंगल, मछली पालन, ये सब। द्वितीय क्षेत्र में देखिए उद्योग में आ जाएगा, निर्माण में आ जाएगा, गैस एवं बिजली, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़ा उद्योग। मतलब इस सब का उद्योग है, कौन चीज हम निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, उद्योग ना। हम गैस बना रहे हैं, गैस बेच रहे हैं, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, बिजनेस ना, उद्योग कर रहे हैं, बिजनेस ना, तो ये सब इसमें आ जाएगा। अब तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, बैंक। बैंक के पास जाते हैं, बैंक क्या बनाता है ये बताइए। कई सर पैसा ना देता है, वस्तु दे रहा है, वस्तु नहीं दे रहा है, आपसे लेके फिर आपको दिया है, अदला बदली किया, समझ गए ना, क्या किया, अदला बदली। जरूरी है कि पैसे देगा, पैसा भी तो ये बैंक से बैंक में ट्रांसफर करता है, तो बैंक आ गया। हाँ, परिवहन, परिवहन में क्या होता है, तू हमारा गाड़ी पर बैठा, हम तरह ले जाकर छोड़ देनी है, तरह का थी पूछो ना। संचार, टेलीफोन में हेलो मम्मी कितने बड़े, हमें क्या मिला संचार में, एयरटेल कंपनी आके आपको क्या कुछ देती है, नहीं ना, कोई हाँ सर मोबाइल ना देती है, मोबाइल कौन देती है, मोबाइल कंपनी देती है, तो मोबाइल कंपनी हमें आ जाए, अब एयरटेल हमें आ जाइए। अब कहिएगा सर एयरटेल टावर देता है, एयरटेल का देता है, टावर देता है, तो वस्तु ना दे, टावर आपके घर ले लगा देता है, वो अपने नेटवर्क के लिए लगा रहा है, वो अपने लिए आपको ना दे रहा है, समझ गए ना, वो आपको क्या बस फ्रीक्वेंसी दे रहा है। कहेगा सर सिम देता है, तो वो ना दी तो कहेंगे चलिए। व्यापार और अन्य सेवाएं, इसमें कुछ व्यापार आ जाता है, समझ गए ना, सब व्यापार ना, ये सब व्यापार जिसमें सेवा हो, वस्तु के उत्पादन ना हो, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, समझ गए। अब आते हैं हम सीधे, ये तालिका है, समझ गए ना। प्राथमिक क्षेत्र 1901 में कितना % भारत में रहे, कामना का हिस्सा देखिए, प्राथमिक क्षेत्र इतना रहे, बाकी द्वितीय का तृतीय कम बा प्राथमिक से, लेकिन अब मिला ये 2007 में। हाई देखिए, तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है सबसे ज्यादा है, अब प्राथमिक क्षेत्र खेती बाड़ी गेल, समझ गए ना। हाँ बिल्कुल, 2023 में तो मत पूछिए, तो चीज वही दिखा रहा था, ठीक है। यही बता रहा है कि 1947 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58.7 था, बाद में घट के 22 हो गया, देख रहे हैं ना, 22 बाद में घट के 22 का, ये सब आंकड़ा ना याद करेंगे,
याद रखिएगा। कि सब आंकड़ा वर्ष दर वर्ष घटेला बढ़ेला। अब 23 अभी के एग्जाम में ओबरा के थोड़ी ना लिखल जाये, इसलिए सब एक टाइप के क्वेश्चन अबे नहीं करता है, समझ गए। क्या कि देने वाला भी समझ रहा है कि भैया अभी के कहां से पढ़ा था वो। आगे देखिए अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्था का प्रकार कई प्रकार के, 3 प्रकार के। एक पूंजीवादी, ये सब पूंजी को ही ज्यादा महत्व देता है। एक होता है समाजवादी, ये सब समाज को ज्यादा ध्यान देता है। और एक होता है मिश्रित, ये कहते हैं हम दोनों में बनी, हम मर्दों बनी, बाकी सब समझ रहे हैं। भारत वाला उसी में है। भारत कैसा है हो, भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब देखिए पूंजीवाद क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का। समाजवादी में समाज का या फिर पूरे किसका रहेगा, देश के सरकार का रहेगा। सरकारी चीजें का आदमी रहेगा, पूरे समाज का रहता है, समझ गए ना। मिश्रित में क्या रहेगा, जहां दोनों के रही, ठीक है ना। जरूरी पड़े तो सरकारों का हथिया सकता। भारत में ना आपका खेत है, वो अभी कहती है पूंजीवादी है, तो आपका केवल उस पर अधिकार है। लेकिन वो कहीं निकलना जाओ, माटी उटी तेल, केरोसिन तेल या पेट्रोल निकलना चालू हो जाए, यही बेर आगे हथिया लेके चला भैया, अब में से सोना वोना निकले लगा लिया, हमारे गल तू जाओ है। जमीन में देगा, सोनवा के देगा, समझ गए। खाली जमीन ऊपर वाला भूमि कर दे, नीचे वाला हमारा हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था है, समझ गए ना। पूंजीवादी भी है, आपका खेत है, लेकिन समय आने पर ले ली, रोड निकालेगा ले लेगा, अब पैसा लहटा है कहां से। तो किसका हो गया, सरकार का। सरकार का होना मतलब समाजवादी, आपका होना माने पूंजीवादी। तो यहाँ जो चीज है पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। कुल मिला के देख लीजिएगा, उसको पढ़िएगा, कौन देश कौन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, ऑब्जेक्टिव इससे आ जाएगा, किसी भी दिक्कत। अब अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। लेकिन आज चूंकि समय हो गया है ज्यादा, 2 घंटा हम लोग क्लास ऐसे ही निकाल दिए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, लेते हैं काफी विदा। जय हिंद, जय भारत।